हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स क्या था स्टूडेंट्स? फॉर्मूला क्या था? वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। इसका फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स? Is equals to dot product of force vector and displacement vector, or you can write it as magnitude of force, magnitude of displacement and cos of angle between force and displacement. ये था work done by constant force, right? Now students, आज हम लोग पढ़ेंगे work done by a variable force। ठीक है, एग्जाम्पल्स वगैरह जब देखेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। ठीक है, द फोर्स विच इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, सो सबसे पहले देखेंगे हम लोग वन डायमेंशनल एनालिसिस। Okay, so work done by वेरिएबल फोर्स को हम लोग क्लासिफाई कर देंगे इन वन डायमेंशन एंड इन थ्री डायमेंशन। सो वन डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ प्लीज कंसंट्रेट। लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल। Let us consider a particle which is acted on by a force f of x. So this is the force acted on by a force along x axis। ठीक है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट स्टूडेंट्स। मान लेते एक पार्टिकल है, ठीक है, और उस पार्टिकल पे एक फोर्स लगा f of x। दिस इज नॉट f multiplied by x। This is not f multiplied by x. This is a variable force. This is a variable force which is along x-axis. This is a variable force which is along x-axis. For example, हम लोग तो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब और क्लियर होगा। फिर भी एक एग्जांपल दे देता हूं f of x का। For example, f of x is 2x square. f of x is 2x square. Now clearly you can see that this is not a constant force, this is a variable force. Constant force मतलब क्या होता है? जैसे कि 5 न्यूटन, F equals to 5 Newton, it is a constant force. F equals to 10 Newton, it is a constant force. But here you can see that this force is function of x. If x changes, then obviously this force will change. So this is a variable force. Clear students? Clear? Now please concentrate again. Let us consider a particle which is acted on by a force f of x along x axis। उस पार्टिकल पे क्या फोर्स लग रहा है स्टूडेंट्स? f of x। ठीक है, और ये फोर्स किस ओर है? along x axis। Now what is x? What is x? x is position। x is position। x is position। समझ में आ रहा है कि नहीं? For example, this is x-axis. Let this be our x-axis. ठीक है, this is the origin. ठीक है, so ये क्या है? These are different values of x. These are different values of x. Or you can say these are different values of position. Clear? Clear students? Clear? Now please concentrate.
Let us consider a particle which is acted on by a force f of x along x-axis. Now, let the displacement of the particle be dx along x एक्सिस. ठीक है, तो मान लेते हैं कि पार्टिकल पे तो ये वाला फोर्स लगा, ये वेरिएबल फोर्स लगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस वेरिएबल फोर्स जो पार्टिकल पे एक्ट हुआ, मान लेते हैं पार्टिकल जो है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ dx. उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ dx. वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. डी लिखा ना स्टूडेंट्स, सो इट्स अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. किसोर हुआ along x axis and this variable force is along x axis. अभी आपको कॉन्सेंट्रेट करना है स्टूडेंट्स. So now small work done by the force. Small work done by the force in displacing the particle by dx. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है, बहुत छोटा, बहुत कम. ये वाला छोटा डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स ने कितना वर्क किया? इट इज dw इक्वल्स टू फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. सब समझाऊंगा स्टूडेंट्स. नाउ व्हाई dw? डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है, इसलिए वर्क डन भी बहुत कम होगा, इसलिए हम लोगों ने लिखा dw ये समझा रहा है कि वर्क बहुत ही कम किया. नेक्स्ट, आपके दिमाग में स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आपने तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला यूज कर लिया. ठीक है, आपने तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला यूज कर लिया. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको थोड़ा ध्यान देना है कि फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यस फोर्स इज चेंजिंग, यस फोर्स इज वेरिएबल, अलग अलग पोजीशन पे फोर्स का वैल्यू अलग होगा. ठीक है, बट फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, क्या फोर्स चेंज हो पाएगा? समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स बात? यस, फोर्स इज वेरिएबल, अलग अलग पोजीशन पे फोर्स अलग अलग है. ठीक है, एट डिफरेंट पोजीशन फोर्स इज डिफरेंट. लेकिन बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट dx इज वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. क्या इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट में फोर्स चेंज हो पाएगा? आंसर इज नो. सो फॉर दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, force is constant. For small displacement dx, force is constant. ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को सिर्फ सुनना नहीं है, आप लोगों को थोड़ा सोचना भी पड़ेगा. ठीक है, सो फॉर अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, फोर्स कांस्टेंट होगा, इसलिए हम लोगों ने वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला यूज किया. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ प्लीज कंसंट्रेट. dw इक्वल्स टू फोर्स इज अलोंग x-axis, displacement is along x-axis, so both are along the same direction. तो क्या होगा स्टूडेंट्स? इट्स f ना लिख के मैं f of x लिख लेता हूं, dx, या आप सिर्फ f लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, बोथ आर along the same direction, so cos 0 आएगा, cos 0 is 1, तो नहीं लिखा मैंने. ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? तो मान लेते हैं पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन था xi और पार्टिकल का फाइनल पोजीशन हुआ xf. मतलब पार्टिकल जो डिस्प्लेस हुआ
वो xi से xf डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। सो लिखते हैं, सो देयरफॉर, स्टूडेंट्स मैं लैंग्वेज बोल के दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा, यहां पे थोड़ा स्पेस कम है। सो देयरफॉर द टोटल वर्क डन, देयरफॉर द टोटल वर्क डन बाय द फोर्स in displacing the particle along x-axis from initial position xi to final position xf, ठीक है ना। और एक बार बोलूंगा तो सेम लैंग्वेज नहीं बोल पाऊंगा, इसलिए आप लोग एक बार फिर से सुन लीजिए और लिखिए, ठीक है। सो बेसिकली इस पोजीशन से इस पोजीशन को अगर पार्टिकल को लेके गया कौन, फोर्स, तो टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क क्या होगा, प्लीज कॉन्सेंट्रेट स्टूडेंट्स। Total work done is equals to integration of small work done. समझ में आया? Work done is a scalar quantity. Work done is a scalar quantity. ठीक है, तो टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे हम लोग, छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकाला, ये dw क्या है, छोटा डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन बाय द फोर्स, तो छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन बाय द फोर्स निकाला और उसको हम लोगों ने यहां से यहां तक ऐड कर दिया। समझ में आया, नहीं आया? और एक बार, यहां से यहां तक डिस्प्लेस करवाया फोर्स ने, तो यहां से यहां तक जब डिस्प्लेस करवाया हम लोगों ने छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकाला, ठीक है, और उसको ऐड कर दिया। इंटीग्रेट करना इज बेसिकली स्टूडेंट्स ऐड करना, ठीक है। सो टोटल, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, टोटल वर्क डन by the force in displacing the particle from initial position xi to final position xf along x-axis by the force, this one is equal to, it's basically addition of, integration करना is basically add करना, is addition of small work done, ठीक है। is basically total work done क्या होगा, addition of small work done for small displacements। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, आया। so implies W equals to dw की जगह पे आप ये लिखोगे, ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स। दिस इज द वेरिएबल, व्हाट इज x, x इज द वेरिएबल, ठीक है, और वेरिएबल ठीक है, x इज वेरिएबल, लेकिन x है क्या, x इज पोजीशन, ठीक है। सो इनिशियल पोजीशन क्या था, xi एंड फाइनल पोजीशन xf। समझ में आया स्टूडेंट्स, आया। स्टूडेंट्स, वर्क डन बाय अ वन डायमेंशनल वेरिएबल फोर्स के रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो अ फोर्स F इक्वल्स टू 2 + x। सो आप देख सकते हो दिस फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है, दिस फोर्स इज फंक्शन ऑफ पोजीशन। व्हाट इज x हियर, x इज पोजीशन, अगर x चेंज होगा तो फोर्स भी चेंज होगा, ठीक है। सो दिस इज अ वन डायमेंशनल वेरिएबल फोर्स, अ फोर्स acts on a particle in x direction where F is in Newton, force is in Newton and position is in meter। मतलब बेसिकली सब कुछ SI में है। Find the work done by this force from initial position 1 meter to final position 2 meter। समझ में आया स्टूडेंट्स, आराम से अभी आप लोग कर लोगे। सो इट इज क्या होगा स्टूडेंट्स, इस इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx, या आप सिंपली f dx भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रॉम इनिशियल पोजीशन 1 मीटर टू फाइनल पोजीशन 2 मीटर, वेरी सिंपल, ठीक है ना। सो इम्प्लाइज वर्क डन बाय द फोर्स इक्वल्स टू f के जगह पे आप बिठाओगे 2 + x, उसके बाद तो इंटीग्रेशन आना चाहिए स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन आना चाहिए, जस्ट सिंपल, ठीक है। अगर इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स वीक हो, आप इंटीग्रेशन में वीक हो, तब तो आप ये सब चीज सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर्स, ठीक है, सो ये सब चीज, ये सब बेसिक्स जो है पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। सो
ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2dx ना, 2dx, तो 2 को बाहर रखूंगा, dx प्लस, मैं स्टेप्स बढ़ा रहा हूं लेकिन इतना स्टेप्स बढ़ाने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपका अगर इंटीग्रेशन बहुत सही है तो आप इसको स्किप कीजिए, इस पोर्शन को। देन इंटीग्रेशन ऑफ x dx फ्रॉम 1 to 2, सिंपल। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या था स्टूडेंट्स, x फ्रॉम 1 to 2। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx क्या था, यहाँ पे x टू द पावर n, n के जगह पे क्या है 1, तो फॉर्मूला था x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, यहाँ पे n के जगह पे क्या है 1, सो इम्प्लाइज वर्क डन बाय द फोर्स, वेरिएबल के जगह पे अपर लिमिट सो 2 माइनस वेरिएबल के जगह पे लोअर लिमिट प्लस, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर बाई 2 है, राइट, x स्क्वायर बाई 2 है, सो वेरिएबल के जगह पे अपर लिमिट, सो इट बिकम्स 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस वेरिएबल के जगह पे लोअर लिमिट, सो इट्स 1 स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। सो इम्प्लाइज वर्क डन बाय द फोर्स, ये आएगा 2 माइनस 1 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 2, यहां पे आएगा 2 स्क्वायर, 4 बाई 2 इज 2 माइनस 1 बाई 2 यानी कि 0.5, तो 2 माइनस हाफ इट्स 1.5, 1.5 प्लस 2, सो वर्क डन इज 3.5 जूल, ठीक है। मैंने कोई भी स्टेप स्किप नहीं किया, जिससे कि किसी को अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम है उसका क्लियर हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स फिर से हम लोग आ चुके हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स पे, दिस टाइम 3 डायमेंशनल एनालिसिस, 3 डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। सो बहुत इजी है, ध्यान देते रहना है। सो स्टूडेंट्स लिखते हैं, कंसीडर ए पार्टिकल, कंसीडर ए पार्टिकल which is acted on by a force, वो फोर्स क्या है, F vector equals to Fx I cap, Fy j cap, Fz k cap, ठीक है स्टूडेंट्स। इस बार फोर्स का जो है 3 कंपोनेंट्स है, दिस इज कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग वाई एक्सिस एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। बट दिस इज अ वेरिएबल फोर्स, ठीक है, मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों का एग्जांपल देता हूं। कांस्टेंट फोर्स का जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास सॉल्व किया था स्टूडेंट्स, एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट फोर्स, फॉर एग्जांपल 3i cap plus 4j cap plus k cap. So this is a constant force, ठीक है। मैं वेरिएबल फोर्स का बात कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल F vector equals to x square I cap, x square I cap, then twice y j cap, then z क्यूब k cap, ठीक है। सो मैं यहां पे वेरिएबल फोर्स का बात कर रहा हूं, ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस फोर्स के एक्ट होने से, इस फोर्स के इस पार्टिकल पे एक्ट होने से पार्टिकल थोड़ा डिस्प्लेस हुआ, ठीक है।
So let the particle displaced through dr वेक्टर, छोटा डिस्प्लेसमेंट हुआ dr वेक्टर, ठीक है, समझ में आया? लेट द पार्टिकल डिस्प्लेस थ्रू dr वेक्टर, इसको भी इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट लिखा जा सकता है, dx I कैप, dy j कैप एंड dz k कैप, ठीक है स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? देन the small work done, then the small work done by the force then the small work done by the force in displacing the particle, in displacing the पार्टिकल, कितना डिस्प्लेस किया स्टूडेंट्स? dr वेक्टर, ठीक है, इन डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल बाय dr वेक्टर, क्या होगा? तो स्टूडेंट्स, यस दिस इज अ वेरिएबल फोर्स, दिस इज अ वेरिएबल फोर्स, बट फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये छोटा डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स विल बी कांस्टेंट. फॉर दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, dr लिखा मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटा है. फॉर दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फोर्स चेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है, फोर्स क्या होगा? कांस्टेंट होगा. तो dw क्या होगा स्टूडेंट्स? स्मॉल वर्क डन क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. समझ में आया? ये फॉर्मूला, दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, हम लोग तब यूज करते हैं व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट. यहां पे फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स इज वेरिएबल, ठीक है, फोर्स इज वेरिएबल, लेकिन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फोर्स कांस्टेंट होगा, इसलिए हम लोग ये यूज कर पाए. सो छोटा डिस्प्लेसमेंट dr वेक्टर जब पार्टिकल को डिस्प्लेस करवाया, ठीक है, पार्टिकल को dr वेक्टर डिस्प्लेस करवाने में फोर्स ने कितना वर्क किया? दिस. नाउ प्लीज कंसंट्रेट स्टूडेंट्स. So f vector is fx I cap, fy j cap, fz k cap, and dr vector is dx I cap, dy plus dy j cap plus dz k cap. तो a vector dot b vector क्या था स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स? ax bx plus ay by plus az bz, ऐसा था ना? लास्ट क्लास भी मैंने एक बार बोला था. सो ये क्या होगा? f vector dot dr vector क्या होगा? fx dx plus fy dy plus fz dz, लाइक दैट. समझ में आया होगा स्टूडेंट्स? So dw equals to f vector dot dr vector, मतलब fx dx, ठीक है, प्लस fy dy प्लस fz dz. समझ में आया स्टूडेंट्स? सो दिस इज द स्मॉल वर्क डन बाय द फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल बाय डिस्प्लेसमेंट dr वेक्टर. समझ में आया होगा? तो मान लेते हैं इनिशियल पोजीशन इज x1 y1 z1, ठीक है, एंड फाइनल पोजीशन इज x2 y2 z2, ठीक है. सो दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन, ठीक है. सो dr डिस्प्लेस करवाने में, dr डिस्प्लेसमेंट के लिए, dr डिस्प्लेसमेंट करवाने में वर्क करना पड़ा फोर्स को इतना. तो यहां से यहां डिस्प्लेस करवाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा? तो मैं लैंग्वेज बोल देता हूं, आप लोग लिख लीजिए. सो देयरफॉर द टोटल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल by the force from initial position, ये वाला कोऑर्डिनेट लिख देना है, to final position, this is given by
क्या होगा स्टूडेंट? टोटल वर्क डन एडिशन ऑफ स्मॉल स्मॉल वर्क डन, राइट? समझ में आया? टोटल वर्क डन क्या होगा? एडिशन ऑफ स्मॉल स्मॉल वर्क डन फॉर स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स, राइट? सो इम्प्लाइज एडिशन इज बेसिकली इंटीग्रेशन, ठीक है ना? सो डीडब्ल्यू की जगह पर डीडब्ल्यू लिख देते हैं, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, ठीक है? और टोटल वर्क डन बाय द फोर्स क्या होगा? एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड, ठीक है? एक्स एक्सिस की और इनिशियल पोजीशन क्या था? x1, एक्स एक्सिस की और फाइनल पोजीशन क्या था? x2, y एक्सिस की और इनिशियल पोजीशन क्या था? y1, y एक्सिस की और फाइनल पोजीशन क्या था? y2, z एक्सिस की और इनिशियल पोजीशन क्या था? z1, z एक्सिस की और फाइनल पोजीशन क्या था? z2। हो गया। ठीक है, अभी आपके दिमाग में आ सकता है सर 2 डायमेंशनल एनालिसिस नहीं करवाया। तो स्टूडेंट्स 3 डायमेंशनल एनालिसिस से ही 2 डायमेंशन भी हो जाता है, 1 डायमेंशन भी हो जाता है। ठीक है, 3 डायमेंशनल एनालिसिस अगर आप करोगे तो 1 डायमेंशनल एनालिसिस 2 डायमेंशनल एनालिसिस भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं, आपको एक बार खुद ट्राई करना चाहिए, ऑब्वियसली आप कर पाओगे, बहुत इजी है। So students, a force F vector equals to twice x square I cap plus y j cap। ठीक है, so इस फोर्स का 2 कंपोनेंट है, along x and along y। Acts on a particle where force is in Newton and positions are in meter। Find the work done by this force during a displacement from initial position P, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, to Q, Q का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। इट्स वेरी सिंपल। सो स्टूडेंट्स, वर्क डन बाय द फोर्स क्या होगा? अभी अभी मैंने पढ़ा के आया, क्या होगा स्टूडेंट्स? यस, दिस एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स नहीं, सॉरी एफ एक्स, या एफ ऑफ एक्स भी बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफ एक्स डी एक्स, दैट मीन्स फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स अलोंग y एक्सिस dy, ठीक है। तो यहाँ पे तो z की ओर है ही नहीं, तो लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, देन 0 0 to 1, 2, सो 0 to 1 x की ओर पोजीशन क्या चेंज हुआ? 0 to 1, एंड y की ओर पोजीशन क्या चेंज हुआ? 0 to 2। समझ में आया होगा? So implies force along x axis क्या है? 2x x square dx 0 to 1 plus integration of force along y axis क्या है? y, force along y axis क्या है? y, what is the component of force along y axis? It's y। तो force along y axis की जगह पे लिखेंगे y dy from 0 to 2। Clear students? Implies work done by the force equals to 2 is a constant, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n dx। x to the power n की जगह पे क्या है? 2, so x to the power n plus 1 यानी कि 2 plus 1 क्या होगा? 3 by n plus 1 यानी कि 2 plus 1 क्या होगा? 3 from 0 to 1 plus इंटीग्रेशन ऑफ y dy। सो ये भी तो x dx जैसा ही है, जस्ट मैं इंटीग्रेशन के रेस्पेक्ट में बोल रहा हूं, ठीक है ना, x dx जैसा ही है। सो ये क्या होगा? x to the power n plus 1 का फॉर्मूला लगेगा, x to the power n plus 1 नहीं, सॉरी x to the power n dx का फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n dx। तो यहाँ पे क्या होगा? y to the power n dy, तो n की जगह पे क्या है? 1, सो y to the power n plus 1, n is 1, so n plus 1 is 1 plus 1, 2,
by n plus 1 2 from 0 to 2, ठीक है ना. सो implies वर्क डन बाय द फोर्स, इस 3 को बाहर रखते हैं, सो 2/3 x क्यूब. सो x के जगह पे अपर लिमिट 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब, देन y स्क्वायर बाई 2 है, तो इस 2 को बाहर रखते हैं, सो 1/2 y स्क्वायर. हियर वेरिएबल इज y, सो y के जगह पे अपर लिमिट, सो इट बिकम्स 2 स्क्वायर माइनस y के जगह पे लोअर लिमिट, सो इट बिकम्स 0 स्क्वायर. ठीक है. सो implies 1 cube is 1 minus 0 cube is 0, so 1 minus 0 is 1, 1 multiplied by 2/3, it's 2/3. ठीक है. यहाँ पे 4, ये तो 0 है, 4/2 is 2, so implies you get 2 6, so implies वर्क डन क्या आया 8/3 जूल. सो गलती तो शायद कहीं पे नहीं हुआ होगा, अगर हुआ तो आप लोग देख लीजिएगा. स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास. सो हेडिंग क्या लिखा हुआ है बाद में देखेंगे. सो दिस इज फोर्स एक्सिस एंड दिस इज पोजीशन एक्सिस. ठीक है, ये फोर्स एक्सिस है और ये पोजीशन एक्सिस है. ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? कि एफ ऑफ एक्स ये समझा रहा है, एफ ऑफ एक्स ये समझा रहा है कि फोर्स इज अलोंग एक्स एक्सिस. ठीक है, फोर्स इज अलोंग एक्स एक्सिस. फोर्स का जो डायरेक्शन है, फोर्स का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन किस ओर है? एक्स एक्सिस की ओर. सही है. ठीक है, एंड दिस इज एक्स एक्सिस. क्लियर स्टूडेंट्स? ना मान लेते हैं ग्राफ कुछ ऐसा है, ग्राफ कुछ ऐसा है. हम लोगों ने फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ कुछ ऐसा आया. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ग्राफ देख के आपको समझ में आया होगा कि फोर्स जो है वो वेरिएबल है. यस, इट इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, इसका डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस है, बट फोर्स इज वेरिएबल. फोर्स का मैग्नीट्यूड वेरी करेगा. ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो वेरी करेगा. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? प्लीज कॉन्सेंट्रेट. ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है. ठीक है, दिस एक्सिस इज फोर्स एक्सिस. ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है मतलब क्या? फोर्स इज वेरिएबल. कोई प्रॉब्लम? नो. तो इन जनरल कांस्टेंट लेना इज अ स्पेशल केस. इन जनरल अगर आप फोर्स को कांस्टेंट ले लेते हो, दैट इज अ स्पेशल केस. ठीक है, और अगर आपको जनरली लेना है, स्पेशल केस नहीं लेना है, तो आपको फोर्स वेरिएबल लेना चाहिए. समझ में आया? इसीलिए मैंने फोर्स वेरिएबल लिया. वैसे फोर्स कांस्टेंट भी लिया जा सकता था. सो दिस इज अ वेरिएबल फोर्स. इस ग्राफ से समझ में आ रहा है, क्योंकि ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है. ठीक है, ग्राफ ऊपर हुआ, ग्राफ चेंज हुआ. पोजीशन के साथ साथ अगर ग्राफ ठीक ऐसा होता, ग्राफ अगर ऐसा होता, ऐसा ऐसा नहीं होता, मतलब फोर्स क्या है? कांस्टेंट होता. बट ग्राफ ऊपर उठ गया, मतलब फोर्स जो है वो वेरिएबल है. अच्छा ठीक है, तो मुझे क्या करना है? मुझे ये एरिया निकालना है. ये पूरा एरिया निकालना है. ठीक है, ये मान लेते हैं इनिशियल पोजीशन xi और ये मान लेते हैं फाइनल पोजीशन xf. ठीक है, और मुझे ये एरिया निकालना है. ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? नो. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? थीन स्ट्रिप लेंगे. थीन स्ट्रिप, वेरी थिन स्ट्रिप. देख सकते हो आप, इस थिन स्ट्रिप का एरिया निकालते हैं. एम क्या है मैंने बोल दिया, मुझे ये एरिया निकालना है. ठीक है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट. एरिया ऑफ थिन rectangular strip. Area of thin rectangular strip. ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा? प्लीज कॉन्सेंट्रेट. ये वाला कोऑर्डिनेट
मान लेते हैं एफ है, ठीक है, ये वाला कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एफ है, एंड ये जो थिकनेस दिख रहा है ना स्टूडेंट्स, ये बहुत ही छोटा थिकनेस है, यस और नो? लेट दिस थिकनेस इज dx। समझ में आया स्टूडेंट्स? ये जो थिकनेस है ये dx है। क्यों dx लिया? पोजीशन की ओर है ना, पोजीशन की ओर है। सो व्हाट इज dx? dx इज बेसिकली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, मुझे ये पूरा एरिया निकालना है, लेकिन सबसे पहले मैं एक थिन स्ट्रिप, ये ऑलमोस्ट एक रेक्टेंगल है, यस और नो स्टूडेंट्स? यस। दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिप एंड दिस इज द विड्थ ऑफ द स्ट्रिप, थिकनेस ऑफ द स्ट्रिप। समझ में आया होगा? तो इसका एरिया क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। ब्रेथ कितना है? dx, सो इट्स f dx। समझ में आया स्टूडेंट्स? f dx आया स्टूडेंट समझ में? कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो लेट्स कंसंट्रेट, लेट्स कंसंट्रेट। तो मुझे अगर पूरा एरिया निकालना है तो क्या लिखूंगा मैं लेफ्ट हैंड साइड? एरिया, या टोटल एरिया भी लिख सकते हो, एरिया अंडर फोर्स वर्सेस पोजीशन, फोर्स वर्सेस पोजीशन, कर्व एंड पोजीशन एक्सिस from initial position to final position। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो आपको अगर ये पूरा एरिया निकालना है, ये पूरा एरिया निकालना है, ये पूरा एरिया निकालना है, तब कैसे लिखेंगे कि मुझे ये फोर्स वर्सेस पोजीशन कर्व और पोजीशन एक्सिस के बीच में एरिया निकालना है, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन दिस टू फाइनल पोजीशन दिस, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे? ये कैसे निकालेंगे? ऐसे ही हम लोग पतला पतला थिन थिन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स का एरिया निकालेंगे और ऐड करते रहेंगे। यहाँ पे तो बहुत सारे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स हो गए ना स्टूडेंट्स, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पे आपको दिखा सकता हूं कि यहाँ पे तो ऐसे बहुत सारा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स होगा, थिन 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 थिन, बहुत 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 सारा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स होगा। ऐसे अगर हर एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया ऐड करते रहेंगे तो मुझे ये पूरा एरिया मिल जाएगा, राइट? ठीक है, यस। तो यहां पे आप लिख सकते हो इट इज इक्वल्स टू सम ऑफ एरियाज ऑफ sum of area of thin rectangular strips from initial position to final position। अगर हम लोग यहां से शुरू करके यहां तक थिन थिन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स का एरिया को ऐड करते रहेंगे तो मुझे ये एरिया मिल जाएगा। समझ में आया ना स्टूडेंट्स? आया। सो इट इज इक्वल्स टू, प्लीज कंसंट्रेट, एक थिन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया क्या आया था? FDX। एक थिन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया क्या आया था? FDX। तो अगर इसको सम करेंगे, ऐसे हर एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का अगर सम करेंगे तो आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ FDX। समझ में नहीं आया स्टूडेंट्स? आएगा, ध्यान देंगे आप तो ऑब्वियसली आएगा। ये क्या है? दिस इज बेसिकली सम ऑफ, दिस इज बेसिकली सम ऑफ, ठीक है। और ये क्या है? एरिया ऑफ थिन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप फ्रॉम XI टू XF। तो बेसिकली ये जो मैंने लैंग्वेज लिखा, इसी लैंग्वेज को हटा के मैंने ये लिखा, ठीक है। यहां पे जो लिखा हुआ है ना स्टूडेंट्स, यहां पे भी यही रिप्रेजेंट करता है। कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ ना बोल के आप बोल सकते हो सम ऑफ, इंटीग्रेशन ऑफ ना बोल के आप बोल सकते हो सम ऑफ। ये क्या है? एरिया ऑफ थिन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, तो यही तो है।
सम ऑफ एरिया ऑफ थिन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, एफ डी एक्स क्या था, एरिया ऑफ थिन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप था, सम ऑफ एरिया ऑफ थिन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो सेम ही तो है, इसी के जगह पे ये लिख सकते हो, ठीक है। यहां पे फिर से वही लिख देना है। बट स्टूडेंट्स अभी अभी थोड़ी देर पहले ही तो पढ़ाया, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज वर्क डन बाय द फोर्स। अभी तो पढ़ा क्या है थोड़ी देर पहले, वन डायमेंशनल एनालिसिस में पढ़ाया था स्टूडेंट्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का। समझ में आ रहा है ना, आया। ये इफ फोर्स इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो यही तो था ना वर्क डन बाय द फोर्स, ठीक है। तो यहां पे आप लिख सकते हो वर्क डन बाय द फोर्स इन displacing the particle from initial position to final position। और यहां पे क्या रहेगा, यहां पे यही चीज लिखना है यहां पे कि एरिया अंडर फोर्स वर्सेस position curve and position axis from initial position to final position। तो स्टूडेंट्स यहां पे आपको ध्यान देना है, अभी यहां पे आपको ध्यान देना है, आपने निकाला ये एरिया, ठीक है, आपने निकाला ये एरिया, और ये एरिया आपको क्या दिया, वर्क डन बाय द फोर्स दिया। आप जो है ये एरिया निकाला, ठीक है, और जिस पोजीशन से जिस पोजीशन तक निकाला, ठीक है, जिस पोजीशन से जिस पोजीशन तक निकाला, फॉर दैट डिस्प्लेसमेंट आपको वर्क डन बाय द फोर्स निकल के आया। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि अगर आप फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ का एरिया निकालोगे, ठीक है, वो एरिया आपको वर्क डन बाय द फोर्स देगा, ठीक है, और जिस डिस्प्लेसमेंट के लिए निकालोगे उसी डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन देगा, ठीक है। अभी हम लोग एग्जांपल सॉल्व करेंगे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहां पे अगर कहीं पे कुछ भी डाउट हो फिर से एक बार ध्यान लगा के देखना है, क्लियर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ये आज का लास्ट एग्जांपल होगा। सो दिस इज a force versus position graph of a particle। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा, a body moves from position x equals to 1 meter to x equals to 5 meter, ठीक है, under the action of a force, ठीक है। find the work done by the force from position 1 meter to position 5 meter। अच्छा, तो निकालते स्टूडेंट्स, वी नो दैट एरिया अंडर फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ एंड पोजीशन एक्सिस, वो एरिया अगर आप निकालोगे वो एरिया किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर होगा, ठीक है। अगर आप एरिया निकालते हो वो एरिया किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर होगा। प्लीज कॉन्सेंट्रेट, वेरी सिंपल। सो ये ऐसा लगा देता हूं, क्या कुछ नाम दे देता हूं, ए बी सी डी ई, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स पोजीशन 1 to 2 मीटर बोलता तो हम लोग सिर्फ ये एरिया निकालते हैं, ठीक है। अगर पोजीशन 2 to 3 बोलता तो ये एरिया निकालते हैं, ठीक है, ये एरिया वर्क डन दे देता, ठीक है। अगर बोलता वर्क डन निकालो फ्रॉम 1 to 3 तो ये एरिया निकालते। अगर बोलता वर्क डन बाय द फोर्स निकालो फ्रॉम 1 to 3 तो ये एरिया निकालते, ठीक है स्टूडेंट्स। हम लोग को बोला वर्क डन निकालो फ्रॉम पोजीशन 1 to 5, ठीक है। तो देखते हैं, लेट्स कंसंट्रेट।
तो यहां से यहां तक वर्क डन को हम लोग लिख लेते W1, यहां से यहां तक वर्क डन को लिख लेते W2, यहां से यहां तक वर्क डन को लिख लेते W3 और यहां से यहां तक वर्क डन को हम लोग लिख लेते हैं W4। ठीक है, वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो टोटल वर्क डन क्या होगा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, सिंपल। सो implies total work done equals to W1, मतलब वर्क डन बाय द फोर्स फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 मीटर, तो ये एरिया होगा। ठीक है, दिस इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, ये है 10, दिस इज 10 और 1 to 2, 1 से 2 मतलब तो ये 1 हुआ, ये कितना है 1, सो 10 मल्टीप्लाइड बाय 1, 10 डायरेक्ट लिख लेता हूं। समझ में आया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट W2, ये तो ट्रेपेजियम है, दिस इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है ना, ये ट्रेपेजियम है ना, ये और ये पैरेलल साइड है। ठीक है, तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स क्या है दिस एंड दिस, यानी कि 10, ये 10 है ना, 10 एंड दिस इज 15, सो 10 प्लस 15, ठीक है लिख लेता 10 प्लस 15, सो हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। सो ये है पैरेलल साइड्स, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है 2 से 3, 2 से 3 ये है ना डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। सो 2 से 3 क्या होगा 1, सो मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस W3, दिस इज द वर्क डन। ये एरिया अगर आप निकालोगे तो आपको मिलेगा वर्क डन बाय द फोर्स फ्रॉम पोजीशन 3 टू पोजीशन 4 मीटर। सो दिस इज ट्राइंगल, इसका एरिया क्या होगा हाफ ऑफ बेस 3 से 4, 3 से 4 बेस क्या होगा 1 मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट कितना है हाइट इज 15, हो गया। देन W4 देखते हैं। W4 प्लीज कॉन्सेंट्रेट स्टूडेंट्स, यहाँ पे पोजीशन 4 टू पोजीशन 5, पोजीशन 4 टू पोजीशन 5 डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स, फोर्स तो नेगेटिव है ना, नीचे है ना ग्राफ, फोर्स -15 है। ठीक है ना, मतलब यहां का फोर्स -15 है, लेकिन D के बाद E तक, D से E तक तो फोर्स नेगेटिव में है, D से E तक फोर्स नेगेटिव में है, ग्राफ नीचे है। इसका मतलब क्या है फोर्स नेगेटिव का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। That means from position 4 to position 5 meter, from position 4 to position 5 meter, force displacement के opposite है। From position 4 to position 5 meter, force जो है वो displacement के opposite है। And we know that अगर force displacement के opposite हो, तो cos of 180 होता है and cos 180 is -1, यानी कि वर्क डन नेगेटिव में होता है। समझ में आया ना स्टूडेंट्स? आया? आई रिपीट, पोजीशन 4 टू पोजीशन 5 ग्राफ नीचे है, मतलब फोर्स जो है वो नेगेटिव है। फोर्स नेगेटिव फोर्स ये समझा रहा है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। इन दैट केस एंगल क्या होता है 180 एंड कॉस ऑफ 180 इज -1। वर्क डन कैसे निकालते हैं हम लोग, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एफ एस कॉस ऑफ 180, ऐसे एफ एस कॉस ऑफ थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे थीटा 180 है। समझ में आया। और हम लोगों ने देखा था नेगेटिव फोर्स, उसमें एग्जांपल में मैंने दिखाया था कि अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट हो तो वर्क डन नेगेटिव होता है। समझ में आया ना स्टूडेंट्स? सो W4 होगा नेगेटिव बिकॉज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट है। ठीक है, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? नो। प्लीज कॉन्सेंट्रेट, ये वाला एरिया निकालेंगे, ये एरिया हम लोग को वर्क डन देगा एंड दिस इज बेसिकली एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है ना, सो हाफ ऑफ बेस इज दिस 4 to 5, 4 to 5 क्या होगा बेस 1 और हाइट इज 15, समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? तो ये और ये तो कैंसिल हो गया,
ठीक है, यहाँ पे क्या बचा 15 प्लस 25, सॉरी 15 प्लस 10 इट्स 25, 25 डिवाइडेड बाई 2 इट्स 12.5, 25 डिवाइडेड बाई 2 इट्स 12.5, सो 12.5 प्लस 10, सो वर्क डन आया 22.52। समझ में आया ना स्टूडेंट्स, आया।